हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में। बच्चों, सीबीएसई के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स की श्रृंखला में आज हम 2020 के प्रश्न पत्र को हल करके प्रैक्टिस करेंगे। पहली बार बोर्ड एग्जाम्स के कारण कई छात्र टेंस हो जाते हैं और उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। यह नेचुरल है, परंतु यह बहुत अधिक नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक चिंता और तनाव के कारण आपने जो कुछ भी पढ़ा है वह भी भूल सकते हैं। आपको अपने दिमाग को शांत रखने और तनाव और चिंता को नियंत्रण में रखने के लिए योग और ध्यान भी करना चाहिए। बच्चों, बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि आपको एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। बच्चों, यदि आपके सभी टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने पूरे वर्ष रेगुलर प्रैक्टिस करी है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे और इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बोर्ड एग्जाम से भी नहीं डरेंगे और आसानी से इन परीक्षाओं में अच्छे नंबर्स भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स को हल करके आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जान सकेंगे। बच्चों, सेकंड स्लाइड से 9th स्लाइड तक कुल 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें आपको 3 आवर्स में पूरा करना होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने में 3 आवर्स से अधिक समय लगे, परंतु बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि रेगुलर अभ्यास के बाद आप निश्चित रूप से पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स से पहले हल करने में सक्षम होंगे। यह आपके अभ्यास और आत्मविश्वास और गणित पर आपकी कमांड पर निर्भर करेगा। बच्चों, शुरुआत में आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट पर महारत हासिल करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को अपने आप से हल करने के पश्चात ही प्रत्येक टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। आप फाइनल एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स पर हार्ड वर्क और अभ्यास करके आपकी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स में महारत हासिल कर लेने के बाद आप रेगुलर अभ्यास करके इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की अपनी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान सॉल्यूशन को देखें। तो आइए घड़ी में 3 आवर्स का अलार्म सेट करें और शुरू करें। बच्चों, सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए आपको उसी के अनुसार समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40, जिन्हें 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स में कंप्लीट करना है और टोटल मार्क्स है 80, जिसके अनुसार हम सेक्शन ए के 1 मार्क वाले प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी के 2 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न पर रफली 4.5 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी के 3 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन डी के 4 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न पर रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, हमें प्रत्येक प्रश्न में लगाए गए समय का एटलीस्ट रफली हिसाब रखना होगा, तभी हम पूरा क्वेश्चन पेपर 180 मिनट या 3 आवर्स में पूरा कर पाएंगे। बच्चों, इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर्स 1 से 6 तक दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 20 तथा सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक प्रश्न पर रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है,
इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 4.5 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 4.5 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों इस स्लाइड में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 34 तक के और सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 37 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं और सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पर रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों हमें विश्वास है कि आप सभी ने दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से रफ नोट बुक पर हल किया होगा और आप केवल उन्हीं प्रश्नों के समाधान देख रहे होंगे जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाए। यहाँ आगे की स्लाइड्स में सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक सभी प्रश्नों के समाधान दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक 0 नंबर 2 है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों क्योंकि पॉलिनोमियल px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक 0 नंबर 2 दिया गया है, तो हम p2 को 0 से इक्वेट करके लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 0, इसलिए k बराबर होगा -10। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स ही हो सकते हैं, एक नंबर स्वयं और सेकंड नंबर 1। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम -5 है और प्रोडक्ट 6 है। बच्चों मान लीजिए कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px बराबर k इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। बच्चों हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम बराबर होता है -b/a और जीरोस का प्रोडक्ट बराबर होता है c/a। बच्चों क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम बराबर दिया गया है -5, इसलिए हम लिख सकते हैं -b/a बराबर -5, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं b बराबर 5a। इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। बच्चों क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट बराबर दिया गया है 6, इसलिए हम लिख सकते हैं c/a बराबर 6, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं c बराबर 6a। इसे इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिखें। इक्वेशन 2 और 3 में a की वैल्यू बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं b बराबर 5 और c बराबर 6। अब a, b और c की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं, जिसे k बराबर 1 के लिए लिख सकते हैं px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस बराबर 3 का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बच्चों इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 के लिए a1 बराबर है 1, b1 बराबर है 1 और c1 बराबर है -4, और इक्वेशन 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 के लिए a2 बराबर है 2, b2 बराबर है k और c2 बराबर है -3। बच्चों अब नो सोल्यूशन के लिए
इन इक्वेशंस को नीचे लिखी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और जिसे बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। अब A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 1/2 बराबर होना चाहिए 1/K और जिसे बराबर नहीं होना चाहिए 4/3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं K बराबर 2 और K बराबर नहीं होना चाहिए 3/4। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी K बराबर 2 करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 12, 21 और 15 के HCF और LCM फाइंड करने हैं। बच्चों 12, 21 और 15 के फैक्टर्स हैं। 12 बराबर 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 0 इंटू 7 रेज टू 0। 21 बराबर 2 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 0 इंटू 7 रेज टू 1 और 15 बराबर 2 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 0। क्योंकि HCF ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है, इसलिए 12, 21 और 15 का HCF बराबर होगा 2 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 0 इंटू 7 रेज टू 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। 12, 21 और 15 का HCF बराबर होगा 3 रेज टू 1, जो कि बराबर है 3, जबकि LCM ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है, इसलिए 12, 21 और 15 का LCM बराबर होगा 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 1, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 12, 21 और 15 का LCM बराबर होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जो कि बराबर है 420। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी 3 और 420 करेक्ट आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हों। बच्चों मान लीजिए कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। A1 बराबर 2x, A2 बराबर x प्लस 10 और A3 बराबर 3x प्लस 2, तो D बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। A1, A2 और A3 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर लिख सकते हैं x प्लस 10 माइनस 2x बराबर होगा 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3x बराबर होगा 18, तो x बराबर होगा 6। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन ए 6 करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि यदि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म p है और कॉमन डिफरेंस q है तो हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म ज्ञात करना है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे इक्वेशन 1 लिखें। हमें दिया गया है कि फर्स्ट टर्म p है, कॉमन डिफरेंस q है और n बराबर 10 है, तो इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म a 10 बराबर होगा p प्लस 10 माइनस 1 इंटू q, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 10th टर्म a 10 बराबर p प्लस 9q। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 और पॉइंट 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। बच्चों हम जानते हैं कि पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी d बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 लिखें। इस इक्वेशन में x1, y1 और x2, y2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर लिख सकते हैं d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं d बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि यदि एक पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k और 0, पॉइंट a और पॉइंट b को जोड़ने वाली रेखा को 1:2 के रेशियो में विभाजित करती है, जहां पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स है 2, -2 और पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स है -7, 4, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा।
हमें दिया गया है कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में विभाजित करती है। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि एक पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, रेखा ए बी को m/n के अनुपात में विभाजित करता है, जहां पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो हम पॉइंट पी के x और y कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। x बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y बराबर होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -7, 4, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स के 0 तथा m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। k बराबर -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 और 0 बराबर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं k बराबर -3/3, जो बराबर है -1 और 0 बराबर 0/3, जो बराबर है 0, तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 और 0। इस प्रकार बच्चों के बराबर होगा -1, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें p की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिससे पॉइंट्स a, b और c कॉलोनियल पॉइंट्स होंगे, जहां पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और p, पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और -5। बच्चों, यदि पॉइंट्स a, b और c कॉलोनियल पॉइंट्स नहीं हैं, तो वे चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल a, b डैश c बना रहे होंगे, परंतु यदि पॉइंट्स a, b और c कॉलोनियल पॉइंट्स हैं, तो वे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और आभासी वर्चुअल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से बने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पॉइंट्स a, b और c के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है ट्रायंगल का एरिया a बराबर होगा 1/2 इंटू 3 इंटू p प्लस 5 इंटू -5 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस p। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, क्योंकि पॉइंट्स कॉलोनियां हैं, तो वे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और आभासी वर्चुअल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 0 से इक्वेट करके लिख सकते हैं। 0 बराबर 1/2 इंटू 3p प्लस 15 माइनस 25 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 7p। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 4p बराबर -8, इसलिए p बराबर होगा -2। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि चित्र में दिखाए अनुसार यदि एक ट्रायंगल एबीसी एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो हमें ट्रायंगल की साइड बीसी की लेंथ ज्ञात करनी है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं टेंजेंट बी क्यू बराबर होगा टेंजेंट बी पी जो बराबर है 3 सेंटीमीटर और टेंजेंट ए आ बराबर होगा टेंजेंट ए पी जो बराबर है 4 सेंटीमीटर और टेंजेंट सी आ बराबर होगा टेंजेंट सी क्यू। बच्चों, टेंजेंट सी आ बराबर होगा ए सी माइनस ए आ जो बराबर है 11 माइनस 4 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्योंकि सी आ बराबर है सी क्यू, इसलिए सी क्यू बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी क्यू प्लस सी क्यू जो बराबर है 3 प्लस 7 बराबर 10 सेंटीमीटर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू आ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और यदि एबी और पीक्यू का रेशियो बराबर है 1/3, तो हमें ट्रायंगल एबीसी के एरिया और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो ज्ञात करना है। यह दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और एबी और पीक्यू का रेशियो बराबर है 1/3। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का रेशियो उनकी भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होगा एबी का स्क्वायर अपॉन पीक्यू का स्क्वायर जो बराबर है बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर का स्क्वायर जो बराबर है एसी का स्क्वायर अपॉन पीआर का स्क्वायर जो बराबर है 1/3 का स्क्वायर जो बराबर है 1/9। इस प्रकार बच्चों, ट्रायंगल एबीसी के एरिया और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो बराबर है 1/9। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ 2a है, तो उसके एल्टीट्यूड की लेंथ ज्ञात करनी है। बच्चों, ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए एंगल A, एंगल B और एंगल C बराबर होंगे और उनकी वैल्यू होगी 60 डिग्रीज तथा साइड्स AB, BC और AC की लेंथ बराबर है 2a। बच्चों, अब वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो लाइन AC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करे। अब क्योंकि ट्रायंगल्स BAD और BDC में एंगल A बराबर है एंगल C, एंगल BDA बराबर है एंगल BDC और साइड BD कॉमन साइड है, तो AS कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल्स BAD और BDC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इसलिए साइड AD बराबर होगी साइड DC। क्योंकि AC बराबर है 2a, इसलिए साइड AD बराबर होगा A। अब ट्रायंगल BDA पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर जो बराबर है 2a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर जो कि बराबर है 3a स्क्वायर, इसलिए बच्चों साइड BD बराबर होगा स्क्वायर रूट 3 इंटू a। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। बच्चों, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर होता है साइन 10 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री बराबर होता है सेक 59 डिग्री, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू सेक 59 डिग्री जो बराबर है 1 प्लस cos 59 डिग्री अपॉन cos 59 डिग्री जो बराबर है 1 प्लस 1 जो कि बराबर है 2। इस प्रकार बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा 2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15A पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15A में हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है 1। इस प्रकार बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15B में हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, क्योंकि p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू बराबर होती है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसलिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है 1। इस प्रकार बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा 1। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि यदि एक वर्टिकल रॉड और उसके शैडो की लेंथ का रेशियो है 1:√3, तो हमें उस समय सन के एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, मान लीजिए कि उस समय सन के एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू थीटा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AB अपॉन AC। वर्टिकल रॉड और उसके शैडो की लेंथ का रेशियो दिया गया है 1:√3, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AB अपॉन AC बराबर 1 अपॉन √3। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन √3, इसलिए बच्चों सन के एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू थीटा बराबर होगी 30 डिग्री। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि यदि टू कोन्स की हाइट्स का रेशियो है 1:3 और उनके रेडियस का रेशियो है 3:1, तो हमें उनके वॉल्यूम्स का रेशियो ज्ञात करना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो बराबर होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 जो बराबर होगा r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2
बच्चों अब दिए गए R1/R2 और H1/H2 के रेशियो को सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं। दोनों कोन्स के वॉल्यूम्स का रेशियो बराबर होगा 3/1 का होल स्क्वायर इंटू 1/3, जो कि बराबर है 3/1। इस प्रकार बच्चों दोनों कोन्स के वॉल्यूम्स का रेशियो बराबर होगा 3:1। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि यदि इंग्लिश के एक अल्फाबेट को रैंडमली चूज किया जाए तो उस अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स की टोटल संख्या बराबर होती है 26, वॉवल्स की टोटल संख्या बराबर होती है 5 और कॉन्सोनेंट्स की टोटल संख्या बराबर होती है 21। तो एक कॉन्सोनेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी कॉन्सोनेंट्स की टोटल संख्या डिवाइडेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स की टोटल संख्या, जो कि बराबर है 21/26। इस प्रकार बच्चों एक कॉन्सोनेंट को रैंडमली चूज करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 21/26। क्वेश्चन नंबर 19A में पूछा गया है कि यदि एक डाई को एक बार फेंका जाए तो नंबर 3 से छोटी संख्या आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बच्चों एक डाई में पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं नंबर 1 से नंबर 6 तक, जो बराबर है 6, क्योंकि 3 से छोटी संख्याएं हैं नंबर 1 और नंबर 2, यानी केवल दो नंबर्स ही नंबर 3 से छोटे हैं। इसलिए नंबर 3 से छोटी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो बराबर है 2/6, जो कि बराबर होगा 1/3। इस प्रकार बच्चों नंबर 3 से छोटी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1/3। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 19B में पूछा गया है कि यदि एक गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.07, तो उस गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बच्चों क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, इसलिए गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस गेम हारने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1। इसलिए गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1 माइनस गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी, जो बराबर है 1 माइनस 0.07, जो कि बराबर है 0.93। इस प्रकार बच्चों गेम हारने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 0.93। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन है 15 तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन दिया गया है 15, तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और इसी प्रकार आगे प्लस n तक डिवाइडेड बाय n बराबर 15, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2n बराबर 15, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं n बराबर 29। इस प्रकार बच्चों n की वैल्यू बराबर होगी 29। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलें। बच्चों सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 से 26 प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिखाना है कि 3 नंबर्स a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b होल स्क्वायर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भाग हैं। बच्चों मान लीजिए a1 बराबर a-b होल स्क्वायर, a2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a3 बराबर a प्लस b होल स्क्वायर है। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ज्ञात करके लिख सकते हैं। a2 माइनस a1 बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, जो बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि बराबर है 2ab और a3 माइनस a2 बराबर होगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर है 2ab। इस प्रकार बच्चों a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, इसलिए 3 नंबर्स a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b होल स्क्वायर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 22A में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है DE पैरेलल है AC के और DC पैरेलल है AP के, तो हमें सिद्ध करना है कि BE/EC का रेशियो बराबर है BC/CP का रेशियो। बच्चों ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है AC के, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं BE/EC बराबर है BD/DA। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इसी प्रकार ट्रायंगल ABP में DC पैरेलल है AP के, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं BC/CP बराबर है BD/DA। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके लिख सकते हैं BE/EC का रेशियो बराबर है BC/CP का रेशियो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 22B में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट T से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं।
तो प्रूव करना है कि एंगल PTQ बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। बच्चों, मान लीजिए एंगल PTQ बराबर है थीटा। अब क्योंकि सर्कल को एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं टेंजेंट TP बराबर होगा टेंजेंट TQ। इसलिए ट्रायंगल TPQ एक आइसोसेलीज ट्रायंगल होगा, और क्योंकि आइसोसेलीज ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल TPQ बराबर होगा एंगल TQP, जो कि बराबर होगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एंगल TPQ बराबर एंगल TQP, जो कि बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। क्योंकि एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल OPT बराबर होगा 90 डिग्रीज। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब क्योंकि एंगल OPQ बराबर है एंगल OPT माइनस एंगल TPQ, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं एंगल OPQ बराबर 90 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है थीटा डिवाइडेड बाई 2, जो कि बराबर है 1/2 ऑफ एंगल PTQ। क्योंकि एंगल PTQ बराबर है थीटा, इस प्रकार बच्चों एंगल PTQ बराबर होगा ट्वाइस एंगल OPQ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 23 में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक टीवी डिश एंटेना की रॉड AC को वॉल AB से राइट एंगल में फिक्स किया है और एक रॉड CD टीवी डिश एंटेना को सपोर्ट करती है। यदि AC की लेंथ बराबर है 1.5 मीटर और CD की लेंथ बराबर है 3 मीटर, तो tan थीटा और sec थीटा प्लस को sec थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल ADC में परपेंडिकुलर AC की लेंथ बराबर है 1.5 मीटर और हाइपोटेन्यूज CD बराबर है 3 मीटर। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बराबर है AC अपॉन CD, जो बराबर है 1.5 अपॉन 3, जो कि बराबर है 1/2, जो कि बराबर होता है साइन 30 डिग्री। इस प्रकार बच्चों एंगल थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर होगा tan 30 डिग्री, जो कि बराबर है 1/√3, और sec थीटा प्लस को sec थीटा बराबर होगा sec 30 डिग्री प्लस को sec 30 डिग्री, जो कि बराबर है 2/√3 प्लस 2, जो कि बराबर है 2 प्लस 2 √3 अपॉन √3। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि एक 22 सेंटीमीटर लंबे वायर को एक आर्क के रूप में मोड़ा गया है, जो सेंटर में 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो हमें सर्कल का रेडियस ज्ञात करना है। बच्चों, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए, जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। वायर की लेंथ बराबर है 22 सेंटीमीटर और सबटेंडेड एंगल बराबर है 60 डिग्रीज। अब मान लीजिए सर्कल के आर्क का रेडियस है r सेंटीमीटर, तो आर्क की लेंथ बराबर लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। वायर की लेंथ और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 22 बराबर 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू r अपॉन 7, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं r बराबर 22 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, जो कि बराबर है 21। इस प्रकार बच्चों रेडियस r बराबर होगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि यदि नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 से एक नंबर x को रैंडमली चूज किया जाता है, तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से कम होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। बच्चों, हमें x स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से कम होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। इसका मतलब x की वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2, -1 और -2। इस प्रकार फेवरेबल आउटकम्स बराबर होंगे 5 नंबर्स, इसलिए x स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से कम होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि बराबर है 5/7। इस प्रकार बच्चों x स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से कम होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 5/7। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 26A पर चलें। क्वेश्चन नंबर 26A में हमें दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। बच्चों, सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में 2 कॉलम्स ऐड करें, एक क्लास मीन xi के लिए, दूसरा fi और xi के प्रोडक्ट के लिए, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। अब हर एक क्लास के लिए क्लास मीन xi की वैल्यूज फाइंड करके थर्ड कॉलम में टैब्यूलेट करें, और हर एक क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी fi और क्लास मीन xi का प्रोडक्ट फाइंड करके फोर्थ कॉलम में टैब्यूलेट करें।
जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों FI का सम ज्ञात करें, जो छात्रों की टोटल संख्या है। यहाँ इसे सिग्मा FI के द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी वैल्यू 40 के बराबर है। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में FI और XI के प्रोडक्ट का योग भी ज्ञात करें। यहाँ इसे सिग्मा FI इंटू XI द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी वैल्यू 326 के बराबर है। तो हम छात्रों के औसत अंक मीन एक्स बार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो बराबर होगी सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI और सिग्मा FI इंटू XI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं मीन एक्स बार बराबर 326 डिवाइडेड बाय 40, जो कि बराबर है 8.15। इस तरह बच्चों छात्रों के औसत अंक एक्स बार बराबर 8.15। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 26B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 26B में हमें दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ उच्चतम फ्रीक्वेंसी बराबर है 12, इसलिए क्लास इंटरवल होगा 60 से 80। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, जहाँ L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होता है जो यहाँ 60 के बराबर है। H क्लास का साइज क्लास साइज होता है जो यहाँ 20 के बराबर है। F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 10 के बराबर है। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 12 के बराबर है। F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 6 के बराबर है। इसलिए मोड बराबर होगा 60 प्लस 12 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं मोड बराबर होगा 60 प्लस 5, जो बराबर है 65। इस प्रकार बच्चों दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड बराबर है 65। आइए बच्चों अब सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 पर चलें। बच्चों सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके जीरोज पॉलिनोमियल fx बराबर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के जीरोज के रेसिप्रोकल होंगे, जहां a और c की वैल्यू 0 नहीं है। बच्चों मान ले कि अल्फा और बीता दिए गए पॉलिनोमियल fx बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोज हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीता बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और अल्फा इंटू बीता बराबर होगा c अपॉन ए। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों क्योंकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स के जीरोज एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा डैश बराबर होगा 1 अपॉन अल्फा और बीता डैश बराबर होगा 1 अपॉन बीता। जीरोज का समार बराबर होगा अल्फा डैश प्लस बीता डैश, जो बराबर होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीता, जो बराबर होगा अल्फा प्लस बीता अपॉन अल्फा इंटू बीता। इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं r बराबर होगा माइनस बी अपॉन सी। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें और जीरोज का प्रोडक्ट s बराबर होगा अल्फा डैश इंटू बीता डैश, जो बराबर होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीता, जो बराबर होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीता। इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं s बराबर होगा a अपॉन सी। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। इस प्रकार रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px बराबर होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस r इंटू एक्स प्लस एस। इक्वेशंस 1 और 3 तथा 2 और 4 को कंपेयर करके तथा r और s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन सी इंटू एक्स प्लस a अपॉन सी, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं px बराबर k अपॉन सी इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a, क्योंकि k अपॉन सी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बराबर 1 लेकर बच्चों रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख सकते हैं px बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें एक ट्रायंगल जिसकी साइड्स के इक्वेशंस हैं 2y माइनस एक्स बराबर 8, 5y माइनस एक्स बराबर 14 और y माइनस 2x बराबर 1 के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ग्राफिकली फाइंड करने हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हर इक्वेशन के प्रत्येक सोल्यूशन को लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट द्वारा दर्शा सकते हैं, इसलिए बच्चों आइए पहले दिए गए तीनों इक्वेशंस के सोल्यूशंस फाइंड करें। इसके लिए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करके टैब्युलेट करें। उसके बाद बच्चों इन डिफरेंट पॉइंट्स को दिखाए अनुसार ग्राफ पर प्लॉट करें। हर इक्वेशन के इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर 3 लाइंस प्राप्त होती हैं। यह तीनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट्स a, b और c पर इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल ABC फॉर्म करती हैं। बच्चों ग्राफ देखकर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ वर्टेक्स a
के कोऑर्डिनेट्स हैं। 2 और 5 वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। 1 और 3 और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 29 पर चलें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें उस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है जिसके शीर्ष पॉइंट्स पी, क्यू और आर हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 7, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -5 और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5। अब आइए पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक ट्रायंगल पी, क्यू, आर बनाएं। बच्चों, हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 से बने एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पॉइंट्स p, q और r के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है ट्रायंगल p, q, r का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू -5 इंटू -5 प्लस -4 इंटू 5 -7 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5, जो बराबर है 1/2 इंटू 50 प्लस 8 प्लस 48, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू 106, जो कि बराबर है 53 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार बच्चों ट्रायंगल पी, क्यू, आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 53 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 30 में यह दिया गया है कि यदि पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2 लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है, जहां पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5, तो हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि एक पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, रेखा ए बी को m/n के अनुपात में विभाजित करता है, जहां पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो हम पॉइंट सी के x और y कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। x बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और y बराबर होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, यहाँ m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 4। इक्वेशन 1 में पॉइंट a और पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। -1 बराबर होगा 3x प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 और 2 बराबर होगा 3y प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं -1 बराबर 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 और 2 बराबर 3y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7। इस प्रकार x बराबर होगा -5 और y बराबर होगा -2। इस प्रकार बच्चों पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 और -2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 31 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 31 में एक ट्रायंगल BAC दिया है जिसमें एंगल D बराबर है एंगल EK और AD अपॉन DB का रेशियो बराबर है AE अपॉन EC। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल BAC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बच्चों, ट्रायंगल BAC में AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के बराबर दिया है, तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कॉन्वर्स के अनुसार DE पैरेलल होगा BC के, इसलिए एंगल ADE बराबर होगा एंगल ABC। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और एंगल AED बराबर होगा एंगल ACB। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें, किंतु एंगल D बराबर दिया है एंगल EK, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल ADE बराबर होगा एंगल AED। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 के अनुसार लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल ACB। अब क्योंकि इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसलिए साइड AB बराबर होगा साइड BC। इस प्रकार बच्चों ट्रायंगल BAC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि यदि एक ट्रायंगल के एक साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि पहली साइड के अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल है। बच्चों, पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। यह दिया है कि ट्रायंगल के एक साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। आइए बच्चों, इसे दिखाए गए ट्रायंगल ABC पर अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बच्चों, यह इक्वेशन तो पाइथागोरस थ्योरम है, जहां हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल BAC बराबर होगा 90 डिग्री। इस प्रकार बच्चों पहली साइड के अपोजिट वाला एंगल BAC एक राइट एंगल है।
क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है स्क्वायर रूट 3 तो हमें प्रूव करना है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होगा। बच्चों, यह दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर स्क्वायर रूट 3 है। दोनों साइड स्क्वायर करके लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। इसे इक्वेशन 1 लिखें। अब हमें प्रूव करना है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा 1। बच्चों, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो LHS बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और इक्वेशन 1 से साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं LHS बराबर है 1, जो बराबर है RHS। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि यदि एक 4 सेंटीमीटर के बेस वाले कोन को एक प्लेन जो बेस के पैरेलल है के द्वारा उसकी हाइट के मिड पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो हमें उसके 2 पार्ट्स के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। बच्चों, पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। ऊपर के कोन का वॉल्यूम V1 बराबर होगा 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू हाइट। R1 और हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके V1 बराबर होगा 1/3 पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू h/2, जो कि बराबर होगा 2 पाई इंटू h/3। इसे इक्वेशन 1 लिखें। बॉटम के फ्रस्टम का वॉल्यूम V2 बराबर होगा 1/3 पाई इंटू हाइट इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। R1, R2 और हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं V2 बराबर होगा पाई/3 इंटू h/2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, जो कि बराबर होगा 14 इंटू पाई इंटू h/3। इसे इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके हम ऊपर के कोन का वॉल्यूम और बॉटम के फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जो बराबर होगा 2 पाई इंटू h डिवाइडेड बाई 14 इंटू पाई इंटू h, जो कि बराबर है 1/7। इस प्रकार बच्चों, कोन के 2 पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो बराबर होगा 1/7। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 35 पर चलें। बच्चों, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 35A में हमें यह साबित करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5q+2 या 5q+3 फॉर्म का नहीं हो सकता है, जहां q एक इंटीजर है। बच्चों, मान लीजिए a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा लगाकर हम लिख सकते हैं a बराबर b इंटू p प्लस r, जहां a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, p क्वोशंट है और r है रिमाइंडर। अब डिवाइजर b की वैल्यू बराबर 5 लेकर हम लिख सकते हैं a बराबर 5 इंटू p प्लस r। अब क्योंकि डिवाइजर की वैल्यू 5 है, इसलिए r की वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2, 3 या 4। केस 1, r की वैल्यू बराबर 0 के लिए लिख सकते हैं a बराबर होगा 5p, इसलिए a स्क्वायर बराबर होगा 5p का स्क्वायर, जो बराबर है 25 इंटू p स्क्वायर, जो बराबर है 5 इंटू 5p स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 5q, जहां q बराबर है 5 इंटू p स्क्वायर। केस 2, r की वैल्यू बराबर 1 के लिए लिख सकते हैं a बराबर होगा 5p प्लस 1, इसलिए a स्क्वायर बराबर होगा 5p प्लस 1 का स्क्वायर, जो बराबर है 25p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 1, जो बराबर है 5 इंटू 5p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, जिसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 1, जहां q बराबर है 5p स्क्वायर प्लस 2p। केस 3, r की वैल्यू बराबर 2 के लिए लिख सकते हैं a बराबर होगा 5p प्लस 2, इसलिए a स्क्वायर बराबर होगा 5p प्लस 2 का स्क्वायर, जो बराबर है 25p स्क्वायर प्लस 20p प्लस 4, जो बराबर है 5 इंटू 5p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, जिसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 4, जहां q बराबर है 5p स्क्वायर प्लस 4p। केस 4, r की वैल्यू बराबर 3 के लिए लिख सकते हैं a बराबर होगा 5p प्लस 3, इसलिए a स्क्वायर बराबर होगा 5p प्लस 3 का स्क्वायर,
जो बराबर है 25p² प्लस 30p प्लस 9, जो बराबर है 5 इंटू 5p² प्लस 6p प्लस 1 प्लस 4, जिसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 4, जहां q बराबर है 5p² प्लस 6p प्लस 1। केस 5 आ की वैल्यू बराबर 4 के लिए लिख सकते हैं a बराबर होगा 5p प्लस 4, इसलिए a स्क्वायर बराबर होगा 5p प्लस 4 का स्क्वायर, जो बराबर है 25p² प्लस 40p प्लस 16, जो बराबर है 5 इंटू 5p² प्लस 8p प्लस 3 प्लस 1, जिसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 1, जहां q बराबर है 5p² प्लस 8p प्लस 3। इस प्रकार बच्चों, ऊपर के सभी केसेस से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 फॉर्म का नहीं हो सकता है, जहां q एक इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 35b में हमें यह साबित करना है कि हर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में से एक इंटीजर 3 के द्वारा डिविजिबल होगा। मान लीजिए 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p, p प्लस 1 और p प्लस 2। बच्चों, हम यह जानते हैं कि जब भी किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आएगा 0, 1 या 2। इसलिए जब इंटीजर p को 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। बच्चों, रिमाइंडर बराबर 0 के लिए p बराबर होगा 3q प्लस 0, जहां क्वोशंट q एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इंटीजर p 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है। बच्चों, रिमाइंडर बराबर 1 के लिए p बराबर होगा 3q प्लस 1, तो p प्लस 2 बराबर होगा 3q प्लस 3, जिसे बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू q प्लस 1, जो 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह जब इंटीजर p के लिए रिमाइंडर 1 होता है, तब थर्ड इंटीजर p प्लस 2 3 से डिविजिबल होता है। बच्चों, रिमाइंडर बराबर 2 के लिए p बराबर होगा 3q प्लस 2, तो p प्लस 1 बराबर होगा 3q प्लस 3, जिसे बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू q प्लस 1, जो 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह जब इंटीजर p के लिए रिमाइंडर 2 होता है, तब सेकंड इंटीजर p प्लस 1 3 से डिविजिबल होता है। इस प्रकार बच्चों, हम कह सकते हैं कि हर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में से एक इंटीजर 3 के द्वारा डिविजिबल होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स जैसे इंटीजर 7, 8 और 9 या 11, 12 और 13 को लेकर भी इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि यदि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम 32 है और फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के प्रोडक्ट और 2 मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट का रेशियो बराबर है 7:15, तो हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, मान ले कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं a-3d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 3d। बच्चों, इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम 32 दिया है, तो हम लिख सकते हैं a-3d प्लस a-d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर होगा 32, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4a बराबर 32, इसलिए a बराबर होगा 8। इसे इक्वेशन 1 लिखें। सेकंड कंडीशन के अनुसार a-3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a-d इंटू a प्लस d बराबर होगा 7/15, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 7/15। इक्वेशन 1 से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 7/15, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं d स्क्वायर बराबर 4, इसलिए d बराबर होगा प्लस माइनस 2, d बराबर प्लस 2 के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का फर्स्ट नंबर होगा a-3d बराबर 8-6, जो बराबर है 2। सेकंड नंबर a-d, जो बराबर है 6। थर्ड नंबर होगा a प्लस d, जो बराबर है 10, और फोर्थ नंबर होगा a प्लस 3d बराबर 8 प्लस 6, जो बराबर है 14। d बराबर -2 के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का फर्स्ट नंबर होगा a-3d बराबर 8 प्लस 6, जो बराबर है 14। सेकंड नंबर होगा a-d, जो बराबर है 10। थर्ड नंबर होगा a प्लस d, जो बराबर है 6, और फोर्थ नंबर होगा a प्लस 3d बराबर 8-6, जो बराबर है 2। इस प्रकार बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे 2, 6, 10 और 14, या होंगे 14, 10, 6 और 2। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट AB बराबर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। इसके बाद पॉइंट A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और पॉइंट B को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है। अब दोनों सर्कल्स को दूसरे सर्कल के सेंटर से टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है,
सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। इसके बाद पॉइंट ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें और पॉइंट बी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रॉ करें। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पहले सर्कल के सेंटर पॉइंट ए से स्टार्ट करके दूसरे सर्कल पर टैंजेंट से डी और टैंजेंट से एफ ड्रॉ करें। इसके बाद दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट बी से स्टार्ट करके पहले सर्कल पर टैंजेंट बी से सी और टैंजेंट बी से ई ड्रॉ करें। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 38 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि एक वर्टिकल टावर जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है के ऊपर एक 6 मीटर ऊंचा वर्टिकल फ्लैग स्टाफ लगा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के बॉटम और टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली है। तो हमें टावर की हाइट ज्ञात करनी है। बच्चों सबसे पहले दिए गए इन्फॉर्मेशन से दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बना लें जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। अब मान लें कि वर्टिकल टावर की हाइट 8 मीटर्स है, फ्लैग स्टाफ की ऊंचाई दी गई है 6 मीटर्स। बच्चों ट्रायंगल डीएसी में tan 30 डिग्री बराबर होगा DA/CA। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1/√3 बराबर H/CA, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं CA बराबर H इंटू √3 मीटर्स। इसे इक्वेशन 1 लिखें। बच्चों ट्रायंगल BAC में tan 45 डिग्री बराबर होगा BA/CA। tan 45 डिग्री की वैल्यू और AB की हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1 बराबर 6 प्लस H/CA, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं CA बराबर 6 प्लस H मीटर्स। इसे इक्वेशन 2 लिखें। बच्चों अब इक्वेशंस 1 और 2 को इक्वेट करके लिख सकते हैं 6 प्लस H बराबर H इंटू √3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं H बराबर 6/√3 माइनस 1। बच्चों RHS को √3 प्लस 1 के द्वारा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख सकते हैं H बराबर 6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, जो बराबर है 6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर है 3 इंटू 2.73, जो कि बराबर है 8.19। इस प्रकार बच्चों टावर की हाइट H बराबर है 8.19 मीटर्स। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 39 पर चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में एक कोन के फ्रस्टम के रूप में 30 सेंटीमीटर हाइट वाली बकेट है जिसके लोअर एंड का रेडियस 10 सेंटीमीटर और अपर एंड का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बकेट की कैपेसिटी ज्ञात करनी है और जो बकेट को कम्प्लीटली भर दे उतनी क्वांटिटी के मिल्क की 40 रुपीज पर लीटर के रेट से कॉस्ट भी ज्ञात करनी है। बच्चों पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों बकेट की हाइट H बराबर है 30 सेंटीमीटर, बकेट की अपर एंड का रेडियस R1 बराबर है 20 सेंटीमीटर और बकेट की लोअर एंड का रेडियस R2 बराबर है 10 सेंटीमीटर। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि एक फ्रस्टम का वॉल्यूम V बराबर होता है 1/3 इंटू पाई इंटू H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसे इक्वेशन 1 लिखें। अब सभी वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। बकेट का वॉल्यूम V बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं बकेट का वॉल्यूम V बराबर 22,000 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं बकेट का वॉल्यूम V बराबर 22,000/1000 बराबर 22 लीटर। बच्चों क्योंकि मिल्क का रेट है 40 रुपीज पर लीटर, तो 22 लीटर मिल्क की कॉस्ट होगी 22 इंटू 40, जो कि बराबर है 880 रुपीज। इस प्रकार बच्चों जो बकेट को कम्प्लीटली भर दे उतने मिल्क की कॉस्ट बराबर होगी 880 रुपीज। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 40 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 40 में दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का मीडियन दिया गया है 525। यदि टोटल फ्रीक्वेंसी है 100 तो हमें x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ मीडियन की वैल्यू बराबर है 525, जो क्लास इंटरवल 500 से 600 के अंदर फॉल करता है, इसलिए मीडियन क्लास इंटरवल होगा 500 से 600। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मीडियन बराबर होता है L प्लस n अपॉन टू माइनस CF इंटू H डिवाइडेड बाई F। इसे इक्वेशन 1 लिखें, जहां L बराबर होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो यहाँ बराबर है 500, H बराबर होता है मीडियन क्लास की साइज जो यहाँ बराबर है 100, F बराबर होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ बराबर है 20, N बराबर होता है सिग्मा FI टोटल फ्रीक्वेंसी
जो यहाँ बराबर है 100 और CF बराबर होता है मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ बराबर है 36 प्लस x। इक्वेशन 1 में सभी वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 525 बराबर होगा 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x बराबर 9। इसे इक्वेशन 2 लिखें बच्चों, क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसी का सम n बराबर दिया है 100, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा fi बराबर 76 प्लस x प्लस y बराबर 100। इसलिए x प्लस y बराबर 100 माइनस 76, जो कि बराबर है 24। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं y बराबर 24 माइनस 9, जो कि बराबर है 15। इस प्रकार बच्चों x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी 15। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बोर्ड एग्जाम से नहीं डरेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करके इन परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हमने ईयर 2020 के बोर्ड एग्जाम पेपर के सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है। भले ही CBSE ने सिलेबस में परिवर्तन के कारण कुछ टॉपिक्स को अभी हटा दिया है, किंतु हमारा यह मानना है कि आपके कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक्स में क्लियर होने चाहिए, भले ही उन टॉपिक्स को अभी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया हो, क्योंकि फ्यूचर में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि छोड़े गए टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न आते हैं तो उस समय आपको पछताना ना पड़े। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया थम्स अप पर क्लिक करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों, हमें भी कभी कभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल आर्या भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यदि आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।